प्रॉब्लम की दिक्कत ना हो। चलिए देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। समान ऊंचाई के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? कंटूर, आइसोहेलाइन, आइसोनेफ या फिर आइसोलाइन। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंटूर लाइन। ए ऑप्शन करेक्ट है। आइए देखते हैं कि आइसोनेफ आइसोहेलाइन क्या होती है। तो जो आइसोनेफ होती है वह होती है समान मेघाच्छादन क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा, यानी कि जो आइसोनेफ है समान मेघाच्छादन क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? आइसोनेफ बोलते हैं। और आइसोहेलाइन क्या होती है? आइसोहेलाइन जो होती है वो समुद्र जल में समान लवणता वाले स्थानों को जो मिलाने में रेखा है उसको बोलते हैं आइसोहेलाइन। तो आई होप आप इसको समझ पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये मैच वाला क्वेश्चन है और इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब पूछे जाएंगे। एक तरफ भू आकृति विशिष्टता दी गई है, एक तरफ इसकी स्थिति दी गई है। जलोढ़ पंख ये किससे निर्मित होता है? तो जलोढ़ पंख जो स्थित होता है वो निर्मित होता है पर्वतीय गिरिपाद से। तो जलोढ़ पंख पर्वतीय गिरिपाद किस में है? ए का 4 पर्वतीय गिरिपाद हो जाएगा। वी आकार की घाटियाँ किससे निर्मित होती हैं? ये पर्वतीय क्षेत्र में होती हैं। वी आकार की घाटियाँ पर्वतीय क्षेत्र में। और डेल्टा, तो डेल्टा जो होता है समुद्र तट के किनारे होता है, डेल्टा समुद्र तट। और चाप झील नदी के निम्नतर फैलाव को। तो ए का 4 और बी का 1, ए का 4 बी का 1 सी का 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में कौन रूपांतरित चट्टान का एक उदाहरण नहीं है? संगमरमर, शिस्ट, नीस या फिर ग्रेनाइट। तो कौन सा नहीं है? आइए देखें कुछ शैलें और उनके रूपांतरित या फिर कायांतरित रूप। तो जो चूना पत्थर का होता है उसका रूपांतरण होता है संगमरमर में। इसने पूछा है कौन सा नहीं है? संगमरमर, शिस्ट, नीस या फिर ग्रेफाइट। तो इसमें से ग्रेफाइट नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। क्योंकि देखिए जो चूना पत्थर का होता है उससे निर्मित होता है संगमरमर, और ग्रेनाइट से जो होता है उससे होता है ग्रेनाइट नीस। गेब्रो से जो होता है वो होता है गेब्रोनीज। बेसाल्ट से सिस्ट होता है। और रायोलाइट्स होता है, रायोलाइट से भी सिस्ट होता है। और जो बलुआ पत्थर है उससे क्वार्टजाइट या फिर सिस्ट सेल से सिलेक्ट होता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा पिंड कौन सा है? सूर्य, बृहस्पति, शनि या फिर यूरेनस। तो दूसरा सबसे बड़ा पिंड पूछा जाती है बृहस्पति। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बादल सबसे निचली परत में होते हैं? स्तरीय मेघ, कपासी मेघ, वर्षा स्तरीय मेघ या फिर पच्छाभ मेघ। तो किस तरह के होते हैं? ये होते हैं स्तरीय मेघ। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित जलवायु में से कौन सी विश्व के 6 महाद्वीपों में पाई जाती है? भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु, मानसूनी प्रकार की जलवायु, सहारा प्रकार की जलवायु या फिर पश्चिमी यूरोपीय प्रकार की जलवायु। तो कौन सी होती है? यह आती है आपकी भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महासागरों में सर्वाधिक ऊंचे तापमान रहते हैं अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में या फिर आर्कटिक महासागर में। तो किस में रहते हैं? ये रहते हैं प्रशांत महासागर में। इसका जो ऑप्शन बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे चौड़े महाद्वीपीय मग्न तट कहाँ पाए जाते हैं? हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में या फिर आर्कटिक महासागर में। तो ये पाए जाते हैं आपके आर्कटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने छायापुंज संसाधन की संकल्पना का सूत्रपात किया? जीन गाटमैन, सी.एफ. जोन्स, आर. हार्टसोन या फिर जी. जिम्मरमैन ने। इसको दिया है छायापुंज या फैंटम सिद्धांत। इसको बोलते हैं फैंटम सिद्धांत भी बोलते हैं। तो इसकी जो अवधारणा दी है वो जिम्मरमैन के द्वारा दी गई है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यह कब दी गई थी यदि आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जिससे और लोग भी जान सकें। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन, फोबोस, चंद्रमा या फिर गैनीमीड। तो सौर मंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है गैनीमीड। इसको मैनीमीड भी बोलते हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। अब फोबोस किसका उपग्रह है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से फिर से मिलाना है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और इसकी गतिविधियां हैं। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ। इसमें बताना है कौन सा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो जो प्राथमिक क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है पर्ल कल्चर यानी कि ए का 3। द्वितीयक के अंतर्गत सूत कटाई यानी कि बी का 4। और तृतीयक के अंतर्गत रेल सेवाएं यानी कि सी का 2। और चतुर्थक के अंतर्गत अनुसंधान प्रयास यानी कि ए का 3 बी का 4। किस में दिख रहा है? ए का 3 बी का 4 बी ऑप्शन में दिख रहा है। और बी ऑप्शन इसकी बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
निम्नलिखित में से कौन सी रेडजल की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है? सिस्टमेटिक जियोग्राफी, इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट, फिजिकल जियोग्राफी या फिर एंथ्रोपोजियोग्राफी। तो रेडजल की जो एक प्रमुख पुस्तक है वो है आपकी एंथ्रोपोजियोग्राफी। ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा आपका डी, एंथ्रोपोजियोग्राफी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भूगोल में प्रसिद्ध निश्चयवादी कौन है? सैम्पुल, ब्रोंस, ब्लास या फिर हम्बोल्ट। तो ये कौन है? ये है सैम्पुल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक तरफ दिया गया जनजाति, एक तरफ दिया गया उसका निवास क्षेत्र। बुशमैन ये कहाँ रहते हैं? ये आपको पता होगा, बुशमैन कालाहारी। बोरो जनजाति अमेजन बेसिन में रहती है, यानी कि बी का 3। पिग्मी आपको पता ही है कि ये कांगो बेसिन। और एस्किमो ग्रीनलैंड। तो ए का 4 ये तो कट गया, ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर सी और डी में कन्फ्यूजन है। ए का 4 और बी का 3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी संतुलन के लिए आवश्यक नहीं है? नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग, निर्वनीकरण पर नियंत्रण, संसाधनों का संरक्षण या फिर विकासशील देशों का औद्योगिकीकरण। तो कौन सा आवश्यक नहीं है पर्यावरण के संतुलन के लिए? आपको बताना था। तो ये क्या है? विकासशील देशों का औद्योगिकीकरण ये आवश्यक नहीं है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। पंपाज तथा स्टेपीज मध्य अक्षांशीय घास के मैदान ये क्या है? निम्न अक्षांशीय घास के मैदान, उच्च अक्षांशीय घास के मैदान या फिर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो ये क्या है? ये जो हैं ये हैं उच्च मध्य अक्षांशीय घास के मैदान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए कुछ देखते हैं घास के मैदान। तो टेरीज उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, स्टेपीज यूरेशिया में पाया जाता है, पंपाज अर्जेंटीना में पाया जाता है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और लानोज दक्षिणी अमेरिका यानी कि वेनेजुएला के क्षेत्र में पाया जाता है। इसको आप भी ध्यान रखेंगे। अल्पाइन वन उगते हैं 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर, 1800 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर, 2500 से 3000 मीटर ऊंचाई पर या फिर 3000 मीटर की ऊंचाई पर। तो कहाँ उगते हैं? ये उगते हैं 2500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर उगते हैं अल्पाइन वन। अगला प्रश्न लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का सही और आरोही क्रम क्या है? आरोही पूछा है, आरोही मतलब होता है आपका बढ़ते क्रम में। तो ये आपको बताना है कौन सा जो है इसका आरोही क्रम हो जाएगा। तो बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसमें जो इसका क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार, फिर राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात 2011 क्या है? 14%, 14.1%, 14.2% या फिर 14.3%। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन 14.2%। और आयु निर्भरता अनुपात कैसे निकालते हैं? 60 वर्ष से अधिक जो भी होता है वो आता है आयु निर्भरता के अनुपात में। अगला क्वेश्चन, 9 डिग्री चैनल, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। 9 डिग्री चैनल अवस्थित है कावारती तथा मिनिकॉय के बीच, अमिनी रीव तथा कावारती के बीच, कार निकोबार तथा ग्रेट निकोबार के बीच या फिर अंडमान तथा निकोबार के बीच। तो यह जो स्थित है ये है आपका कावारती तथा मिनिकॉय के बीच। ए ऑप्शन करेक्ट है। अब देखते हैं कि 8 डिग्री चैनल मालदीव से मिनिकॉय को अलग करता है, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है और 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा यानी कि इंडोनेशिया से अलग करता है और 10 डिग्री चैनल अंडमान यानी कि लघु अंडमान व कार निकोबार यानी कि लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत के उपमहाद्वीप में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा प्रायः प्रभावित क्षेत्र है गुजरात तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट या फिर मालाबार तट। तो कौन सा है? ये कोरोमंडल तट प्रभावित है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर से आपको सुमेलित करना है, बताना है। इधर खाने दी गई हैं, इधर दी गई किससे संबंधित है? खेतड़ी की खान, झरिया, सिंहभूम। तो जो खेतड़ी की खान है वो है राजस्थान के झुंझुनू जिला में, तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी तांबा के लिए, और यह राजस्थान के झुंझुनू जिला में स्थित है। झरिया आपको पता ही है कोयले के लिए प्रसिद्ध है। तो बी का 3 और सिंहभूम लोहा के लिए, यानी कि ए का 2, बी का 3 और सी का 1। ए का 3 किस में दिया गया है? सॉरी, ए का 2
इसमें पहले सी ए का 2 ऐसा नहीं दिया गया, इसमें दिया गया आपका पहले का सी हो रहा है, हाँ पहले का सी और दूसरे का ए और तीसरे का बी, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन स्थल मंडल का वर्णन करता है? ऊपरी और निचला मंडल, भूपर्पटीय और ऊपरी मंडल, भूपर्पटीय और क्रोड। तो कौन सा वर्णन करता है? आपको भली भांति पता ही है, भूपर्पटीय और ऊपरी मंडल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मध्यवर्ती अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है? ग्रेनाइट, डाइक, बेसाल्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, डाइक। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से कौन कास्ट स्थलाकृतियों में सम्मिलित नहीं की जाती है? युवाला, अंधी घाटी, सीबा टीबा या फिर नीमन संकरी घाटी। तो कौन सा नहीं की जाती है? ऑप्शन नंबर सी, सीबा टीबा। अगला क्वेश्चन, ज्वालामुखी क्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 80% ज्वालामुखी अभिसारी प्लेट सीमाओं पर मिलते हैं। पिलियन तुल्य ज्वालामुखी सबसे अधिक भयंकर एवं विस्फोटक होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागर में स्थित स्ट्राम्बोली एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ये आपको बताना था। और यह कहाँ स्थित है? ये सिसिली के ऊपर लिपारी द्वीप पर अवस्थित है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, इसमें प्रसुप्त बोला है। निम्न नदी डेल्टा में कौन एक पक्षी पंजा डेल्टा का उदाहरण है? गंगा डेल्टा, नील डेल्टा, मिसिसिपी डेल्टा या फिर राइन डेल्टा। तो कौन सा है? ये आपका जो हो जाएगा सी, मिसिसिपी डेल्टा। पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए। पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव या फिर सूर्य का घूर्णन। तो 28 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, 1 और 2 सही है। दो पूर्णिमाओं के बीच अंतराल होता है लगभग 26.5 दिन, 27.5 दिन, 28.5 दिन या फिर 29.5 दिन। तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, 29.5 दिन का अंतराल होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कांट गैसीय सिद्धांत, जेम्स जीन्स एम जेफ्रीज ग्रहाणु परिकल्पना, रसेल द्वैतारक परिकल्पना, लाप्लास निहारिका परिकल्पना। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा बी, जेम्स जीन्स एवं जेफ्रीज ग्रहाणु परिकल्पना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से किस जल राशि की लवणता सबसे कम है? बाल्टिक सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर या फिर लाल सागर। तो 31 नंबर का जो क्वेश्चन हो जाएगा वो जाएगा बाल्टिक सागर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के इस सेशन का, निम्नलिखित में से किस में उत्तरी भूमध्यरेखीय धार द्वारा ऋतु के अनुसार अपनी दिशा बदलती है? उत्तरी प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो 32 नंबर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हिंद महासागर। लास्ट क्वेश्चन आज के इस सेशन का, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? नहीं है पूछना है। डार्विन का अवतरण सिद्धांत, हिमानी नियंत्रण सिद्धांत, प्रगामी तरंग सिद्धांत या फिर भूरे का स्थिर का तल स्थल सिद्धांत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रगामी तरंग। निम्न में से किसने 1890 में इंडियन सोशल रिफॉर्मर आरंभ किया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, के वीरेशलिंगम, के एन नटराजन या फिर के एम जी रनाडे ने? तो इसको शुरू किया था के एन नटराजन ने। सी ऑप्शन करेक्ट है। और ये कब शुरू किया था? तो ये शुरू किया था 1890 में और ये इंडियन सोशल रिफॉर्मर नामक पत्र का प्रकाशन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 1840 में पूना परमहंस सभा किसने स्थापित की थी? बाल शास्त्री जांभेकर, महादेव गोविंद रानाडे, गणेश वासुदेव जोशी या फिर दादोबा पांडुरंग तड़खेड़कर। तो ये शुरू किया था दादोबा पांडुरंग तड़खेड़कर ने। डी ऑप्शन करेक्ट है। यदि आप जानते हैं कि ये कब शुरू किया गया तो आप बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चार्ल्स मेटकाफ भारत का गवर्नर जनरल रहा 1835-36, 39 से 40, 1837 से 38 या फिर 1832 से 33। तो ये कब रहा था, कब तक रहा था? ये रहा था 1835 से 1836 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसने समाचार पत्रों पर से भी प्रतिबंध हटा लिया था। मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। तो कभी क्वेश्चन पूछ ले कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो आप बोलेंगे चार्ल्स मेटकाफ को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भवन फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? बुलंद दरवाज़ा, अनूप तालाब, किला ए कोहना या फिर पंचमहल।
कौन सा स्थित नहीं है? ये है आपका सी, किला एक होना स्थित नहीं है। बाकी ये बुलंद दरवाज़ा, अनूप तालाब और पंचमहल फतेहपुर सीकरी में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अंग्रेजी कारखानों की स्थापना का सही कालानुक्रम है? मसवस, सूतानाती, सूरत, हुगली। मसवस, सूरत, सूतानाती, हुगली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, सूरत, यानी कि सूरत, मसवस, हुगली और फिर सूतानाती। ये इसका क्रम है। ये कब कब स्थापित किया गया था? यदि आप जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले 1613 में अंग्रेज़ों ने सूरत में कारखाना स्थापित किया था, यानी कि सबसे पहले 1613 में। उसके बाद जो है 1639 में मसवस में स्थापना की थी। उसके बाद 1651 में हुगली में तथा 1690 में सूतानाती में स्थापना की थी। तो 1613, 1639, 1651 और 1690 ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था? अरविंद घोष का पत्र वंदे मातरम, कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी, मोतीलाल घोष की अमृत बाजार पत्रिका या फिर सतीश चंद्र मुखर्जी की डॉन पत्रिका। तो किसके सुझाव पर जो है ये बहिष्कार किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक पत्रिका संजीवनी के आधार पर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। इनमें से कौन सा एक साहित्य सूफी साहित्य का अंग है? तबकात ए नासरी, खैर उल मजालिस, रेहला या फिर फुतूह उस सलातीन। तो ये कौन सा है? ये है आपका बी ऑप्शन, खैर उल मजालिस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। विजयनगर राज्य में पुलिस का वेतन निम्नलिखित में से किस एक में से दिया जाता था? वेश्यालयों से होने वाली आय से, सामान पर लगने वाले कर से, भू राजस्व से या फिर मदिरा की दुकानों से होने वाली प्राप्ति से। तो किससे दिया जाता था? ये दिया था वेश्यालयों की होने वाली आय से, यानी कि वेश्यालयों से जो आय होती थी उससे पुलिस का वेतन दिया जाता था। निम्न में से किस भवन में चतुष्केंशवंशीय मेहराब का एक प्रमुख वस्तु तत्व के रूप में प्रयोग किया गया है? अलाई दरवाज़ा, कुव्वत उल इस्लाम, फतेहपुर सीकरी में भवन या फिर चित्तौड़ का दुर्ग। तो किस में किया गया है? ये किया गया है ऑप्शन नंबर ए, अलाई दरवाज़ा में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? गुलबदनम बेगम अकबर, अब्दुल हमीद लाहौरी, जहांगीर, सफ़ी खां शाहजहां या फिर जेबुन्निसा बहादुर शाह द्वितीय। तो ये क्या दिया कि गुलबदनम बेगम ने अकबर के काल में हुमायूंनामा की रचना की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जो बाकी के 3 ऑप्शन हैं वो क्या है उसको आइए देखते हैं। तो अब्दुल हमीद लाहौरी ने शाहजहां के काल में पादशाहनामा, तो ये शाहजहां होगा, पादशाहनामा की रचना की है अब्दुल हमीद लाहौरी ने। और खफ़ी खां ने औरंगजेब के समय मुंतखब उल लुबाब की रचना की है। और जेबुन्निसा औरंगजेब की बड़ी पुत्री थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस मराठा राज्य ने सबसे अंत में अंग्रेजों की सहायक संत को स्वीकार किया था? गायकवाड़, सिंधिया, भोसले या फिर होलकर। तो सबसे अंत में किसने स्वीकार किया था? वे कहते हैं होलकरों ने। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न, नागर शैली के स्थापत्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण क्या है? कैलाशनाथ मंदिर यानी कांचीपुरम, लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में है, बृहदेश्वर मंदिर जो तंजौर में है, या पट्टदकल मंदिर ऐहोल में है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा बी, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। और ये कहाँ पर स्थित है? यह उड़ीसा में, ये उड़ीसा में स्थित है लिंगराज मंदिर। 1420 ईस्वी के लगभग विजयनगर पहुंचने वाला वेनिस का यात्री जो अपनी पत्नी के साथ यात्रा कर रहा था वो कौन था? निकीतिन, निकोलो कोंटी, इब्न बतूता या फिर फरिश्ता। तो ये कौन था? ये था निकोलो कोंटी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया? 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट, 1935 का एक्ट या फिर 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो ये कौन था? ये था 1935 का एक्ट। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दस्तक शब्द से तात्पर्य क्या है? निःशुल्क पारपत्र अथवा शुल्क मुक्त व्यापार, उपद्रव, हुगली का समीपवर्ती बंदरगाह या फिर बाजार स्थल। तो यदि आपने पढ़ा है तो आपको भली बात पता होगा। दस्तक क्या था? एक निःशुल्क पारपत्र अथवा शुल्क मुक्त व्यापार से है, जो कि 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने बंगाल में ब्रिटिश कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार के लिए दस्तक जारी किया था, जिसका ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा अपने निजी व्यापार के लिए भी दुरुपयोग किया गया था। तो आपको ये क्या लगाना है? ये ऑप्शन करेक्ट है।
1857 के विद्रोह का अग्रदूत कौन नहीं था? सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, उलगुलान या फिर अहोम विद्रोह? तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उलगुलान। किसने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, रामकृष्ण परमहंस या फिर बीजी तिलक ने? किसने लिखी थी? ये लिखा है स्वामी विवेकानंद ने, ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, 1908 में लीग के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसका चुनाव हुआ था? नवाब सलीमुल्लाह, सैयद अहमद खां, आगा खां या फिर सैयद अमीर अली? किसका हुआ था? ये हुआ था आगा खां का। सी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीयों को कंपनी की सेवा में न लेने की नीति का एक परित्याग किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग, एमहर्स्ट, बेंटिक या फिर कैनिंग ने? किसने किया था? ये किया था बेंटिक ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1831 ईस्वी का कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? गुजरात, बंगाल, राजपूताना या फिर छोटा नागपुर? तो किस क्षेत्र में हुआ था? ये हुआ था डी ऑप्शन, छोटा नागपुर क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1940 में अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले वायसराय कौन थे? वेवेल, लिनलिथगो, विलिंगटन या फिर इरविन? तो ये कौन थे? ये थे लिनलिथगो। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। प्रांतों में दैध शासन कब लागू किया गया था? 1919, 1929, 1944 या फिर 1943? तो ये किया गया था 1919 में। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। राजगोपालाचारी योजना के विषय में क्या सही है? कुछ कांग्रेसियों ने विरोध किया, हिंदुओं को बहुत सुविधाएं दी, मुस्लिम लीग को अलग रखा गया, उपरोक्त सभी सत्य हैं? तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट, कुछ कांग्रेसियों ने विरोध किया था। बंगाल विभाजन के बाद कौन से प्रांत बने? पूर्व बंगाल, असम, बंगाल, उड़ीसा, उड़ीसा और बिहार या फिर सभी राज्य बने? तो कौन कौन बने थे? ये बने थे उड़ीसा और बिहार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और ये विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो ये 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। क्रिप्स मिशन का क्या परिणाम निकला? कांग्रेस ने विरोध किया, लीग ने समर्थन किया, गांधी जी ने स्वागत किया या फिर सभी गलत हैं? तो क्रिप्स मिशन का क्या परिणाम हुआ? या भली भांति जानते हैं। और ये क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? 1942 में था, यानी कि मार्च 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया था और इसका कांग्रेस ने क्या किया था? विरोध किया था। आपको अच्छी तरह से मालूम है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कौन समाजवादी पार्टी से संबंधित था? मालवीय, गोखले, तिलक या फिर भगत सिंह? तो कौन था? ये थे भगत सिंह। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में उत्तरदायी शासन का सूत्रपात किस एक्ट से हुआ था? 1861, 1892, 1909 या फिर 1919? किससे हुआ था? ये हुआ था 1919 से। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। गोद निषेध नीति के अंतर्गत भारतीय राज्यों का वर्गीकरण कितनी श्रेणियों में किया गया था? 2, 3, 4 या फिर 5? कितने श्रेणी में किया गया था? ये किया गया था 3 श्रेणियों में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और कौन कौन सा था? ये था वे राज्य जिनके निर्माण में अंग्रेजी सरकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष योगदान था। इन राज्यों में गोद प्रथा पर पूर्णतः पाबंदी थी। अगला था वे अधीनस्थ राज्य जिन्हें गोद लेने से पूर्व सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ती थी। और तीसरा था वे देशी राज्य जो गोद प्रथा अपनाने के लिए स्वतंत्र थे। तो इस तरह से 3 श्रेणियाँ थी। अगला प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त किस वर्ष में लागू किया गया था? 1790, 1793, 1799 या फिर 1758? तो ये कब लागू किया गया था? ये किया गया था 1793 में। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, कौन सी मुख्य घटना को लेकर द्वितीय अफगान युद्ध घोषित किया गया था? रूसी राजदूत का स्वागत, अंग्रेजों द्वारा क्वेटा पर अधिकार, अंग्रेजी राजदूत को प्रवेश से रोकना या फिर इनमें से कोई नहीं? कौन सा था? ये था अंग्रेजी राजदूत को प्रवेश से रोकना। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये रहे 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन आपने कितने सही किए?